नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आपको ध्यान होगा कि जब पिछले साल जब कोविड की महामारी शुरू हुई थी तो 14 मार्च को यानी कि 2020 में भारत की सरकार ने ये कहा था कि कोरोना की जो महामारी है वो एक त्रासदी है, यानी कि उसको एक डिजास्टर में तब्दील कर दिया गया था, ये जानते हुए कि ऑक्सीजन की कमी आगे हो सकती है। इसलिए ये कहा गया कि ऑक्सीजन एक प्रेशियस कमोडिटी है और इस चीज पर अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनके पास पूरा एक साल था, लेकिन आज देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। आज हम इसी की बात करेंगे आज का एजेंडा में कि क्या कारण है कि जो ये ऑक्सीजन इमरजेंसी भारत में आ गई है और सरकार इससे निपटने में क्यों नहीं सक्षम है। आज आलम यह है कि जो हम हवा सांस ले रहे हैं उसी हवा को आज रेल, उस हवा को हवाई जहाज से और रोड से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ताकि कोविड के जो मरीज हैं, इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उन तक वो ऑक्सीजन पहुंच सके। और आपको बता दें कि भारत की सरकार के पास पूरा एक साल का वक्त था, लेकिन उस एक साल के समय को भारत सरकार ने पूरी तरह से नष्ट किया, उसको वेस्ट किया। अब कैसे? अभी थोड़े दिन पहले स्क्रोल ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था और ये बताया था कि 150 पूरे देश के 150 जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, जो जिला अस्पताल हैं, उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने की बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि ये जो 150 ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन प्लांट्स अस्पतालों में लगाए जाएंगे तो इससे पाइपलाइन के द्वारा जो हॉस्पिटल्स की जो बेड्स हैं उनसे ऑक्सीजन को कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन का उत्पादन होता। लेकिन जितने भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं वो समय पर तैयार नहीं हुए। उनमें से 1 या 2 रेडी हैं, लेकिन बाकी कोई भी रेडी नहीं है। सरकार ने इस पर उठकर सवाल नहीं पूछा। अब आपको बता दें कि ये जो 150 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने की बात सरकार ने कही थी, इसकी जो पूरी लागत थी वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए थी। अब आपको बता दें कि जब पीएम केयर्स फंड जब पिछले साल लॉन्च हुआ था और उसके ठीक 4 दिन के अंदर ही 3000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में आ गए थे, लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इन 150 अस्पतालों में नहीं लग पाए। और जब अस्पतालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन कंपनीज को इसका ठेका दिया गया था वो कंपनीज बेसिक सिस्टम्स लगाकर वो वापस नहीं आई। अस्पतालों का अपना कुछ अस्पतालों ने ये कहा कि नहीं, जो उसकी कॉपर जो फिटिंग्स हैं वो नहीं लगी हैं। तो अलग अलग लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम करते हुए तमाम रीजंस दिए हैं। अस्पतालों ने कंपनीज को ब्लेम किया और कंपनीज ने अस्पतालों को ब्लेम किया, लेकिन वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नहीं लगे। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि जब 14 मार्च को डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था भारत की सरकार ने, तो 14 मार्च से लेकर 8 महीने सरकार को सिर्फ टेंडर इनवाइट करने में लग गया। कोई भी सरकारी तंत्र में आप टेंडर इनवाइट करते हैं, लेकिन टेंडर इनवाइट करने के लिए 8 महीने लगाना, वो भी ये जानते हुए कि ऑक्सीजन एक इतनी वैल्यूएबल कमोडिटी है आपके लिए, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। और जब स्क्रोल ने ये इन्वेस्टिगेशन किया और तमाम पूछताछ की तो बहुत दबे स्वर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा कि मई के अंत तक हो सकता है कि 80 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स तैयार हो जाएं। अब आपको बता दें कि खास तरीके की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स में, जिसे हम कहते हैं पीएसए टेक्नोलॉजी, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स वहां पर बनाए जाएंगे उसमें आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कई गैसेस होती हैं, तो उसमें से बाकी गैसेस को अलग करके लिक्विफाई करके और जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है उसको अलग किया जाता है और उस ऑक्सीजन को पाइपलाइन के द्वारा इन अस्पतालों के बेड से जोड़ा जाता है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स आज तैयार होते
तो आज कितने लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन ये एक सिस्टमिक फेलियर है कि आप सिर्फ टेंडर बुलाने में आप 8 महीने लगा देते हैं और उसके बाद भी आपको कोई जल्दी नहीं है। अभी भी लोग रेंग रेंग कर चल रहे हैं जहां तक ऑक्सीजन की डिमांड है। अब आपको बता दें कि हालात इतने बद से बदतर क्यों हो गए। इस समय आलम यह है कि 3 लाख केसेस 24 घंटे में आ रहे हैं, 2000 लोगों की मौत हर दिन रिपोर्ट हो रही है और ज्यादातर जो मौतें हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। पिछले साल ये चीज नहीं थी क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जो वेंटिलेटर्स हैं, उसकी डिमांड पहली वेव में इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन सरकार को ये पता था कि महामारी का एक दूसरा दौर आता है और दौर ज्यादा घातक होता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ढिलाई बरती और कोई भी तैयारी नहीं की है। अब आपको बता दें कि इस समय जो लिक्विड ऑक्सीजन है, अगर भारत का अभी तक का डेली लिक्विड ऑक्सीजन का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो रोज के जो इंडिया का जो डेली प्रोडक्शन है वो है 7100 मेट्रिक टन, जिसमें कि औद्योगिक चीजों के लिए भी जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है वो इसमें शामिल है। और अब ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 30 तक ये जो डिमांड है मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की वो 9000 मेट्रिक टन से ज्यादा हो जाएगी। तो कहां से आएगी इतनी ऑक्सीजन? अब जाहिर सी बात है कि स्टील जो फैक्ट्रीज हैं, जो स्टील कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको भी बोला गया है। इंडस्ट्रीज जो लिक्विड जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करती थी उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं बल्कि मेडिकल यूज के लिए बोला है। और इस बात को होम मिनिस्ट्री ने एक निर्देश के तौर पर कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन पर ही पूरा फोकस लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है तो लोगों को डर यही है कि जो जितना उत्पादन है वो भी शायद पर्याप्त नहीं पड़ेगा। अब आपने देखा है कि अलग अलग राज्य ब्लेम गेम में लग गए हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली कहता है कि उसके पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं ही नहीं, दूसरे राज्यों से ये पूरी ऑक्सीजन आती है तो समय पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन माजरा क्या है? असली माजरा ये है कि ये जितने भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, ज्यादातर जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाते हैं तो ये ज्यादातर पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में है। जैसे कि जो लिंडे इंडिया है जो कि स्पेशलाइज्ड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाता है वो कोलकाता में बेस्ड है। उसी तरह से आइनॉक्स एयर है वो मुंबई में बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है कि कोलकाता और मुंबई से अगर बाकी राज्यों में ये लिक्विड ऑक्सीजन जानी है तो उसमें समय लगेगा। और ये जितने भी टैंकर्स हैं इनका टर्न अराउंड टाइम 1 हफ्ता है। और पहले जिन अस्पतालों में हफ्ते में या 10 दिन में एक बार रीफिलिंग होती थी तो आज उन अस्पतालों में रोज रीफिलिंग की डिमांड आ रही है। तो आखिर इस डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा? अगर इस पर प्लानिंग हुई होती तो ये चीजें आज हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक दूसरी प्रॉब्लम जो भारत सरकार के सामने आ रही है कि प्रोडक्शन जो हब्स हैं, जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, उनसे रीफिल करके और एक स्पेशलाइज्ड टैंकर्स होते हैं जो इस ऑक्सीजन को अस्पतालों तक लेकर जाते हैं। लेकिन वो जो टैंकर्स हैं जिन्हें क्रायोजेनिक टैंकर्स कहा जाता है वो भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आज एक डेटा हमारे सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत में कुल मिलाकर 1224 ऑक्सीजन टैंकर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1224 टैंकर्स सिर्फ अगर हैं तो आप पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको कैसे पूरा करेंगे? और हर क्रायोजेनिक टैंकर की जो कॉस्ट है वो 50 लाख है। तो अगर प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर उनसे कहा जाए कि देखिए आप खर्च करिए और क्रायोजेनिक टैंकर्स खरीदने के लिए, तो कंपनीज का अपना मानना है, उनका ये कहना है कि भाई देखिए अभी तो सेकंड कोविड वेव है, जब ये वेव खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। इसलिए उसमें सरकार को उनकी मदद इसमें करनी चाहिए। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन का उत्पादन भारी संख्या में हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए माध्यम नहीं है, टैंकर्स नहीं है, क्रायोजेनिक फैसिलिटीज नहीं है जिसके जरिए आप इस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचा सके। और आपको ये भी बता दें कि प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इतनी दूर दूर जो हजारों किलोमीटर ये चल कर जा रही है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है।
आज उन कोविड मरीजों को जिंदा रखने के लिए आज इसी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसे कोलकाता, महाराष्ट्र और ऐसी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इस समय ऑक्सीजन बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन अगर बन भी जाएगी तो इसे कैसे लाया जाएगा अगर आपके पास टैंकर्स नहीं है? तो अब क्या हो रहा है, पैनिक में सरकार आ गई, क्योंकि सरकार ने इसके लिए प्लान किया ही नहीं। इट इज अ पुअर केस ऑफ प्लानिंग। अगर ये प्लानिंग हुई होती, अगर सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स सरकार को ये कह रहे थे कि देखिए और भी विश्व के जो हिस्से हैं, जो बाकी देश है, वहां पर भी सेकंड कोविड वेव आई थी और वहां पर इस तरीके की किल्लत क्यों नहीं दिखी, लेकिन आज भारत में क्योंकि हमारा सिस्टम प्लान ठीक से नहीं हुआ था, इस वजह से आज लोग ऑक्सीजन के लिए मोहताज हैं और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। दूसरी जो बात है कि जो ये क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स हमारे देश में नहीं है, तो अब जो पैनिक में सरकार आ गई है तो अब ये पता चल रहा है कि इसमें 23 टैंकर्स को इंपोर्ट किया जाएगा जर्मनी से। फिर उसके बाद जो रेलवे की सेवा है उसको भी बिल्कुल सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन रेलवे के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक खास स्पेसिफिकेशन टैंकर का होना चाहिए, तभी वो टैंकर्स जब रेल की आवाजाही होगी तो उन टनल्स से और जो अंडर स्टेशन जो कैनपीज हैं उनके अंदर से वो ट्रेन्स तभी उन टैंकर्स को लेकर जा पाएंगी जब उनका एक खास स्पेसिफिकेशन होगा। तो रेलवे के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन टैंकर्स को कैसे इस समय लेके जाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि भारत की सरकार ने इस समय ये निर्णय लिया है कि 20 से 23 जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, जो खाली टैंकर्स हैं, उनको इंपोर्ट किया जाए और इंपोर्ट करके तब जितने भी प्रोडक्शन हब्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की का उत्पादन होता है वहां तक उनको पहुंचाया जाए और फिर वहां से ये टैंकर्स रोड से यानी कि बाय रोड ये टैंकर्स चलकर और अस्पतालों में जाएं। यानी कि हमने ठीक से प्लानिंग की ही नहीं कि अगर हमने प्लानिंग कर ली होती तो आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी भारत में नहीं है, कमी कहां पर है? तो प्लानिंग में। और अगर प्लानिंग की हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 8 महीने सरकार ने सिर्फ टेंडर बुलाने में लगा दिया, तो वो 8 महीने का समय कितना महत्वपूर्ण समय था, एक गोल्डन पीरियड था जिसको बिल्कुल वेस्ट कर दिया सरकार ने। लेकिन इसमें पूरा दोष सरकार को ही दिया जाए वो भी गलत होगा, क्योंकि आज मैं कुछ अस्पतालों से बात कर रही थी और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों ने बताया कि जो अस्पतालों के जो सिस्टम्स हैं वो भी अपने आप में पुख्ता नहीं है, क्योंकि हर अस्पताल में जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाई जाती है उसके मेंटेनेंस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। उनमें जो वाल्व्स लगे हैं, उनका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है वो कैसा होना चाहिए, जो उनके गैजेट्स हैं, जो मीटर्स हैं, उसको कभी कोई चेक ही नहीं करता और उसको उल्टे सीधे क्वालिटीज के बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये उल्टे सीधे क्वालिटीज के ये गैजेट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि लाइव्स डोंट मैटर इन इंडिया, नॉट इवन फॉर द हॉस्पिटल्स। और फिर सवाल यह आता है कि क्या सरकार ऐसे हॉस्पिटल्स पर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म करके उनको दंडित कर सकती है? उनको क्या सजा दे सकती है कि भाई आप प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं करते, अपनी पाइपलाइंस की ऑडिटिंग क्यों नहीं हो रही है? ऐसा नहीं किया है सरकार ने, क्योंकि ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही नहीं। अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो वो ये काम करती। और दूसरी जो एक बात सामने आ रही है कि ज्यादातर जो बड़े बड़े अस्पताल भी हैं उनको 3 कैटेगरीज की स्टोरेज कैपेसिटी रखनी चाहिए, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक इमरजेंसी। यानी कि पहले अगर प्राइमरी में आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो आप सेकेंडरी को इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी की खत्म हो गई तो आप इमरजेंसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर अस्पताल सिर्फ 1 या 2 कैटेगरीज की ही ऑक्सीजन रखते हैं। तो अगर अस्पताल, जितने भी अस्पताल हैं, अगर वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को ठीक से मेंटेन कर ले और प्रोटोकॉल वाइज अगर करे तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। मैडम जी, बेसिक प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्या है, जो ये गैस पाइपलाइन सिस्टम है ये किसी स्टैंडर्ड पर डिजाइन नहीं होता और ये एक साइंटिफिकली डिजाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में 3 कंट्रीज के अंदर इसको स्टार्ट किया था। HTM ब्रिटिश लोगों ने, जिसको हम फॉलो करते हैं, अमेरिकन NFPA ने और जर्मन लोगों ने या कैनेडियन, ये 4 लोग इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते हैं मेडिकल गैस पाइपलाइन के लिए। और इंडिया में जबकि हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया था जो हमारे
गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सब टॉप लोगों को मालूम है कि मेडिकल पाइपलाइन इज ए लाइफ सेविंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अंदर मैडम 3 तरह का सिस्टम लगता है: प्राइमरी सप्लाई, सेकेंडरी सप्लाई, इमरजेंसी सप्लाई। प्राइमरी सप्लाई वो जिस हॉस्पिटल में सबसे पहला जो गैस जाएगी, गैस हमेशा हॉस्पिटल में, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड है, चाहे ब्रीथिंग मेडिकल एयर है या सेंट्रल सक्शन है, ये पाइपलाइन के थ्रू जाती है। ये किसी मशीन के थ्रू नहीं जाती। मशीन नीचे लगती है ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में, वहां से पाइप का नेटवर्क बनाया जाता है जहां से जाती है। तो ऑक्सीजन सिस्टम को फीड करने के लिए 3 तरह के सिस्टम लगते हैं अस्पताल में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और इमरजेंसी। प्राइमरी में आप लिक्विड का टैंक लगाइए, सेकेंडरी में लिक्विड का टैंक लगाइए और इमरजेंसी में ऑक्सीजन का मैनिफोल्ड लगाइए। ये कैपेसिटी डिजाइन होती है हॉस्पिटल के फ्लो रेट और डिजाइन कैलकुलेशंस पे। हम लोगों ने फ्लो रेट डिजाइन कैलकुलेशन पे काम करना ही बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हुआ जाता है कि बस लगा दो। जो लोग ये काम करते हैं वो एक्सपर्टाइज नहीं है, सिर्फ प्राइस के ऊपर वो कहा जाता है कि नहीं जी अब ऐसे कर दिया जाए, कोई कैलकुलेशन सबमिट नहीं करी जाती है, जिसकी वजह से अब गैस की इतनी डिमांड की प्रॉब्लम है। सिलेंडर मैनिफोल्ड अंडर साइज है, कंट्रोल पैनल जो प्रोवाइड करते हैं वो फ्लो रेट दे नहीं पा रहे हैं, हर जगह जगह आपको प्रेशर ड्रॉप आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है मैम, जो पीपल टॉप ऑफ द लाइन बैठे हैं वो कभी ये डिसीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये लाइफ सेविंग सिस्टम है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं कि हेल्थ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें कैसे फॉलो किया जाए, हर रूल को, हर नियम को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। कोशिश ये रहती है कि जहां से पैसे बच जाएं उस पैसे को हमारा जो सरकारी तंत्र है या अस्पताल का तंत्र है वो पैसे लोगों की जेब में चले जाएं और जो मरीज हैं उनको देखा जाएगा, उनको राम भरोसे छोड़ दिया जाए। तो ये जो एक माइंडसेट है आज, इसकी वजह से जो पूरा स्वास्थ्य का तंत्र है भारत में आज वो सफर कर रहा है। और जी हाँ, जहां तक इच्छा शक्ति की मैं बात करती हूँ तो आपको बता दूं कि नंदुरबार जो महाराष्ट्र का एक छोटा सा टाउन है, वहां के जो डीएम हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि वो डीएम ही नहीं बल्कि एक खुद बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे और उन्होंने ये देख लिया कि कोविड की जो दूसरी लहर है वो घातक हो सकती है। इसलिए पिछले साल ही उन्होंने सितंबर के महीने में ही एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया। उसके बाद जब सेकंड कोविड सर्ज आई तब उन्होंने 2 प्लांट्स और खड़े कर दिए, ये सोचकर कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटे से जिले में, नंदुरबार ऐसे जगह में जो ट्राइबल इलाका है, अगर वहां पर एक ब्यूरोक्रेट ये एग्जाम्पल सेट कर सकता है तो आज हमारी सरकार में, हमारे सरकार में बैठे हुए जो नौकरशाह हैं उनको किस चीज की कमी है कि वो ये चीज नहीं कर पाए। आज इसी चीज पर सोचने पर मजबूर होना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसके पास इच्छा शक्ति नहीं थी और आज इसीलिए इतने लोग मर रहे हैं। और भारत का तंत्र तो सफर कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आज जितने भी परिवार हैं भारत के और जो अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, वो प्रियजन उनके पास कभी वापस नहीं आएंगे। क्या मोदी सरकार उन परिवारों को अपना मुंह दिखा पाएगी? आज सरकार की ये लचर व्यवस्था, एक ढिलाई और एक खराब प्लानिंग की वजह से आज लोग अपनी जान दे रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सरकार अगर ये चाहती तो 1 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी अलर्टनेस की, इच्छा शक्ति की, और शायद सरकार ये नहीं चाहती थी कि जो उसका स्वास्थ्य का तंत्र है वो और पुख्ता बने। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि देखिए हमने ये खर्च कर लिया और हमारा जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम पेपर पे तैयार करते हैं, लेकिन उन प्रोटोकॉल्स को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो सारे प्रोटोकॉल्स दरकिनार रह जाते हैं और उसका खामियाजा मासूम जनता को उठाना पड़ता है। तो आज जिस ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, जो एक प्रेशियस कमोडिटी है, और ये भारत की सरकार को 1 साल से इस बात को लेकर पता था, तमाम एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर वार्निंग सिग्नल्स भी दिए, लेकिन फिर भी सरकार ने तैयारी नहीं की। तो इसे आप क्रिमिनल मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे मोदी सरकार का, तो आज क्या कहेंगे? राइट टू ऑक्सीजन, राइट टू लाइफ है। आज वो राइट टू लाइफ मोदी सरकार आज लोगों को नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से आज 2 लाख से ज्यादा लोग कोविड से मर चुके हैं। और अभी आगे ये आंकड़ा कितनी ऊपर और जाएगा, इस पूरे जो अव्यवस्था है उसका अंत कहां पर होगा, क्या हम वो अंत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि ये जो पीएसए टेक्नोलॉजी के जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, इससे 100 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जाएं। अब लेकिन उसको बनाने में भी समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने कहा और कल आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट खड़ा होकर तैयार हो गया। जैसे कि क्रायोजेनिक टैंकर्स की मैं बात कर रही थी, तो भारत की सरकार ने यह भी कहा है कि करीब 100 ऐसे टैंकर्स IOCL को दिए जाएं और उनको ठेका दिया जाए कि वो बनाए, लेकिन उसको बनाने में भी 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो ये जब सारी चीजें ये पिछले 1 साल में होनी चाहिए थी, तो अब ये सरकार बिल्कुल पैनिक में आकर इन चीजों को कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगले 4 और 5 महीने भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होंगे और हम पता नहीं कितनी मासूम लोगों की जान जाते हुए अपने सामने देखते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय हेल्पलेस होने के, लाचार बेबस होकर हम सिर्फ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने हमें फेल कर दिया। वही सरकार जो बड़े बड़े वायदे करती है, बड़े बड़े बोल बोलती है, लेकिन वो सरकार आज पब्लिक की नजर में, स्वास्थ्य की सेवाओं में आज वो फेल हो गई है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को अंत करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश आपके साथ करना चाहती हूं कि आज के समय में स्वतंत्रता से पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, उसकी सदस्यता लें। इससे हमें आपका समर्थन मिलेगा और आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और एक और ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।